अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों से कोई उम्मीद ना लगाओ, दूसरों पर आशा न करो। जब दूसरों से आशा उम्मीद की जाती है तो हमेशा आपको दुख ही मिलता है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, आपके लिए ये बहुत आवश्यक है। किताबों के माध्यम से ही हमें सारी दुनिया की जानकारी मिलती है। तो हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 53 कर रहे हैं। आज 52 कल हो गया था और कल जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। फिर आगे कढ़ाई का चैप्टर आ जाएगा। देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग परेशान नहीं हो, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, छोड़ा नहीं जा रहा है, शुरू से लास्ट तक कराया जा रहा है। तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में आप जो है शुरू की वीडियो को देखना चालू कीजिए और लास्ट तक जहाँ तक पढ़ा रहे हैं वहाँ तक देखते चले जाइए, तो आपका पूरा पार्ट कवर होते यूथ का चला जाएगा। जितना मैं करा रही हूँ उससे ज़्यादा आप भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि चैप्टर्स को और भी पढ़ना रहता है, सिर्फ यूथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं वॉइस नोट डालती हूँ टेलीग्राम पर और अपने ग्रुप पर। मैंने आज अपने वॉइस नोट में बोला था, थोड़ा सा तीखा ज़रूर था, लेकिन मैंने बोला था कि जितने लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो पढ़ना नहीं है, उनको सफलता मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता निरंतर अभ्यास से मिलती है। कछुआ बनिए, खरगोश मत बनिए कि बहुत पढ़ लिया है तो अब सो जाएंगे, एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। जब आप जो है कछुआ बनेंगे कि निरंतर चलते रहेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल फितूर निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो पढ़ने का मन नहीं करता। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। चलिए, ये सारी चीज़ें कहनी थी मुझे, मैंने कह दिया। आप लोग से रिक्वेस्ट एक ज़रूर करूँगी कि अपनी सफलता को पक्की करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम फिर भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर वॉइस नोट जाता है, आप वॉइस नोट सुनिए और इसके बाद वहाँ पर क्वेश्चंस जाते हैं। जितने टेलीग्राम चैनल्स हैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं डालती हूँ, या 5 दूँ, 10 दूँ, 15 दूँ, चाहे जितने दूँ, और आप उसको सॉल्व कीजिए। वहाँ पर अपनी क्षमताओं को आंकिए, देखिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना कर सकते हैं, आपकी कितनी मेहनत हुई है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो है स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, और नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, फिर बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं हम लोग। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग का जो है आज 53 है। कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था मैं उसको बताती हुई चलूँगी, आप परेशान नहीं होइएगा। आज का 246 क्वेश्चन से हम लोग का है। तो कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था, इकत व पोचमपल्ली निम्न में से किस विधि द्वारा बनाई जाती है, और उसमें आंसर हमने बताया था कि वो जो है अवरोधक सिद्धांत पे बनाई जाती है, जिसमें रेसे को कलर किया जाता है, ना कि कपड़े को कलर किया जाता है, और रेसे को ही बांध कर टाई डाई की विधि से किया जाता है, लेकिन उसी को इकत और पोचमपल्ली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्पर्स डाई है, मतलब कि डिस्पर्स डाई कौन सी डाई है, आपको ये बताना है। अब डिस्पर्स डाई तो आपकी फैलने वाली डाई है, ये आपको पता है। डिस्पर्स डाई क्या है, फैलने वाली डाई है। ठीक है, एसीटेट डाई है, पिगमेंट कलर है, रेसिस्ट डाई है, डाइज है, डाइज होना चाहिए, डाइज है, डाइज होना चाहिए इसको, और एजोइक डाइज है। कौन सी डाई है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्स डाई क्या होती है। डिस्पर्स डाई जो है एसेटिक, एक्रेलिक, नायलॉन और नॉन पॉलिस्टर, ये इसमें ये सारे जो है क्या होते हैं, कपड़े को कलर किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो रेसे जिन पर इस पर कलर होते हैं, एसीटेट रेसे इस पर कलर होते हैं, एक्रेलिक, नायलॉन और नॉन पॉलिस्टर, ये सारे इस पर कलर चढ़ते हैं। इस कलर से कलर किया जाता है, किससे, डिस्पर्स डाई से। पिगमेंट जो होता है वो टिंट होता है, ठीक है, टिंट होता है, तो वो अलग सी बात आ गई। और
टिंट क्या होता है, वो जो खींचा जाता है, ब्लीच डाई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं चूसड़ विधि वाली डाई, वो होती है। ठीक है। रेसिस्ट डाई क्या होती है आपकी, तो आपके ये जो रेसिस्ट वगैरह हो गए, जो एजोइक डाई हो गई, ये सारे डाई अलग सी चीज़ें हैं। और आपकी जो ये डाई है, आपकी डिस्पर्स डाई है, ये अलग है। डिस्पर्स डाई एसीटेट कपड़े रंगे जाते हैं, एसीटेट डाइज होती है। ठीक है, एसीटेट कपड़े को रंगा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। यूनियन रंगाई, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। यूनियन रंगाई किसे रंगने की विधि है पूछा जा रहा है, तो आप बताइए रेशा रंगने की विधि है, वस्त्र रंगने की विधि, तंतु रंगने की विधि है, या तैयार कपड़ा। तो यूनियन रंगाई का मतलब वही जो हम लोगों ने कल देखा था कि कई सारे रेशों को एक साथ कलर कर रहे थे हम लोग, है ना। हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट देखा था जो दो कलर को मतलब कर रहे थे, और जो है यूनियन किसको देखा था कि बहुत सारे रेशों को अलग अलग कलर करके देखा था हमने। और फिर उसको मैंने समझाया भी था कि 1 मिनट मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, बिना पिक्चर शो किए शायद आप समझ ना पाएँ। ये देखिए, देख रहे होंगे, ये यूनियन डाई का प्रकार है। ये ऊन पे है, लेकिन इसी तरह से धागे पे भी किया जाता है। उसमें क्या होता है, अब देखिए ये ऊन अलग अलग रंग रंगा हुआ है इसमें, इसी को यूनियन डाई बोलते हैं। अब जब इससे कपड़ा बनेगा तो क्या रंग बिरंगा कपड़ा होगा। वो स्वेटर की ये स्वेटर है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ धागे की। अब कपड़ा बनेगा तो रंग बिरंगा कपड़ा बनेगा। इस ऊन से डिज़ाइन नहीं बनती है, तो उस कपड़े पे आपके जो है यही जो कपड़े से, इसी जो धागे से जब कपड़ा बनता है तो वो मतलब अदर लेवल का खूबसूरती उसमें आ जाती है, तो इसी को यूनियन डाई बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं यूनियन डाई। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए कि यूनियन जो आपका यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है क्या, रेशा, वस्त्र, तंतु, तैयार कपड़ा। तो यूनियन रंगाई हमेशा रेशे में कलर किया था मुख्यतः। देखिए, अब बंधेज भी आप कर सकते हैं तो कई कलर कर देंगे, यूनियन डाई हो जाएगा। लेकिन जो यूनियन डाई है, जिसको हम लोग संयुक्त रंगाई कहते हैं, ये विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों को एक समान के ही रंग में रंगना होता है, जो संयुक्त रंगाई की विधि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है, और इसमें एक उदाहरण और भी समझ लीजिए, ये तो एक सामान्य हो गया। एक उदाहरण इसमें ये नोट कीजिए कि इसमें अलग अलग जो रेशे होते हैं ना, अलग अलग जो रेशे होते हैं, उन अलग अलग रेशों को लेकर और एक रंग में रंगना भी क्या हो जाता है, एक रंग में रंगना भी क्या हो जाता है, यूनियन डाई का काम करता है। या ये बोल दीजिए कि अलग अलग रंगों को जो है रंगना, जैसे एक रेशा आपने येलो कलर कर दिया, पिंक कलर कर दिया, ऐसे ये भी यूनियन डाई हो गया। आपने एक ही रेशा लिया, उसको बांधा और उसके बाद पहले हरा किया, फिर निकाला, फिर सूखने को रखा, फिर उसको हरा वाला बांधा, फिर डुबकी लगाया, लाल किया, फिर लाल वाला बांधा, हरा वाला बांधा, फिर डुबकी लगाया, ऑरेंज किया, ये भी यूनियन डाई हो जाता है। साथ ही आपने एक सूत का रेशा लिया, एक रेशम का रेशा लिया, एक नायलॉन, एक शिफॉन, इन सबको रेशे को लिया और इसके बाद में इन सबको एक ही कलर में डुबकी लगा दी, वो भी यूनियन डाई का ही प्रकार है। और इसमें क्या रंगा जाता है, रेशा रंगा जाता है, वस्त्र नहीं रंगा जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, इसको कौन सी छपाई बोलते हैं, रोलर छपाई बोलते हैं, निस्सरण छपाई बोलते हैं, ब्लॉच छपाई बोलते हैं, डुप्ले इसको बोलो, या डुप्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डुप्लेक्स भी छपाई बोलते हैं। ये छपाई हाथ से नहीं हो पाती है, ये छपाई मशीन से ही होती है, क्योंकि ये दोनों तरफ के कपड़े पर छपाई की जाती है। इसको आप इस हिसाब से समझ लो कि आप दोनों तरफ से कपड़े पहन सकते हो, या इस तरफ समझ लो कुछ डिजाइन की प्रक्रिया ऐसी आनी होती है उस पर कि ये दोनों तरफ से की जाती है। तो जो आपके रोलर्स होते हैं वो ऊपर से भी इस पर डिज़ाइन बनी होती है, उस रोलर्स के नीचे से भी डिज़ाइन बनी होती है, और एक रोलर नीचे कलर डुबकी लगाता है, एक रोलर ऊपर की कलर डुबकी लगाता है, और दोनों कपड़े पर चलते हैं, और डुप्लेक्स छपाई होती है। ये रोलर छपाई नहीं होती। रोलर छपाई मैंने बताया था कि रोलर्स एक तरफ से ही कलर करते हैं, थान के थान कलर करते हैं। ठीक है,
निस्सरण छपाई आपके जो चूसड़ विधि हो जाती है। ब्लान छपाई, ब्लाच छपाई, ब्लॉक जो है आपके वो ब्लाच छपाई आ जाती है। उसमें जो है क्या होता है कि डुप्लेक्स छपाई, ये सारी चीज़ें ये तीनों हाथ से की जा सकती है, लेकिन ये डुप्लेक्स छपाई हाथ से नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, स्क्रीन, टाई डाई, बाटिक, स्टेंसिल। तो किस छपाई में आपके मोम का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, कौन सी ऐसी छपाई इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन जिस साल आया था, क्वेश्चन गलत था या क्या था पता नहीं। तो इसमें स्क्रीन पेंटिंग मैंने कल पढ़ाया था, इसमें भी क्या होता है, रेजिन या मोम लगाया जाता है, क्योंकि कलर स्क्रीन पे ऐसे भर दिया जाता है और उसके बाद कपड़े को दबाया जाता है, कपड़े पर जैसे पापड़ बनाते हैं उसी तरह से। तो पूरा कपड़े पे रंग फैल जाता है। तो अगर मोम नहीं लगा होगा तो पूरा ऐसे कोई कलर डिज़ाइन बनेगा ही नहीं, ऐसे मतलब ऐसे ठप्पा जैसे बन के किनारे हो जाएगा। तो स्क्रीन पे भी और बाटिक पे भी, दोनों पे जो है आपके क्या होता है, मोम लगाया जाता है। तो दोनों पे मोम लगाया जाता है, तो इसमें दोनों आंसर सही होगा। ए और सी दोनों आंसर इसके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बुक में है, किसी भी बुक को उठाइए जो आप वस्त्र विज्ञान की लिए हैं, उसमें आप जाके पढ़िएगा छपाई के प्रकार में। तो छपाई के प्रकार में जहाँ पर आपका जो है स्क्रीन छपाई होगी वहाँ पर भी आपके मोम अवरोधक में दिया हुआ है, और जहाँ पर आपकी बाटिक है वहाँ भी अवरोधक में मोम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में रोलर्स छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ। रोलर छपाई जो है हमारे देश में कब प्रारंभ हुआ पूछा जा रहा है। 1750 में प्रारंभ हुआ, 1760 में प्रारंभ हुआ, 1775 में प्रारंभ हुआ या 1785 में प्रारंभ हुआ। तो हमारे देश में जो छपाई का, रोलर छपाई का जो कार्य था वो 1785 में प्रारंभ हुआ। और इसको किसने प्रारंभ किया था? तो इसको थॉमस, एक मिनट, हाँ ये थॉमस वेल्स ने फ्रांस में आयोजित एक वर्कशॉप में विभिन्न रोलर्स का डिजाइन का अंकित करके छपाई की थी, और तभी से ये छपाई लोगों को पसंद आई, देखने में बहुत सुंदर लगी, तो ये उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, किसने किया था? थॉमस वेल्स ने किया था। किस पर किया, कहाँ पर किया था? फ्रांस में आयोजित एक वर्कशॉप में विभिन्न रोलर्स पर डिज़ाइन अंकित करके छपाई की थी। ठीक है, और ये क्या था कि सन 1800, ध्यान से सुनिएगा, सन 1801 ईस्वी में स्टील पॉइंट द्वारा रोलर्स पर डिजाइन खोदे जाने लगे। पहले लकड़ी के रोलर्स आते थे, वो बढ़ई द्वारा खोदे जाते थे, लेकिन 1801 में स्टील पॉइंट द्वारा, ठीक है, इसको सब नोट कर लीजिएगा, पॉइंट द्वारा जो है रोलर्स पर डिजाइन खोदे जाने लगे। ठीक है, पहले लकड़ी में बढ़ई के द्वारा खोदे जाते थे, अब इसके द्वारा खोदे जाने, अब तो जो है नक्काशी द्वारा। अब प्रेजेंट टाइम में तो आपके जो रोलर्स बड़े बड़े आते हैं ना, वो खुद ही उस पर जो है स्टील के ही होते हैं और नक्काशी की हुई हो तो उभरी हुई डिजाइन बनी होती है। चले आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्लास्टिक सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? गीली कताई, सूखी कताई, द्रवित कताई या तेल युक्त कताई? तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि गीली कताई और द्रवित कताई दोनों गीली कताई में ही आता है। ये नम कताई को मानेंगे और ये या तो नम कताई को मानेंगे या तो ये नम कताई को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों का ऑप्शन उठ के आएगा, सूखी कताई होगी नहीं, तेल युक्त कताई होगी नहीं, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, अब गीली कताई, द्रवित कताई का मतलब क्या हो गया? द्रव, और द्रव का क्या मतलब हो गया? तरल। तो जब भी आपके पॉलिस्टर के सूत बनाए जाते हैं तो द्रव, तरल कताई की जाती है। स्पिनरेटर में क्या किया जाता है? पिघला हुआ पूरा, जैसे सपोज दैट आप मानिए पापड़ बनाना है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, आलू को पीसते हैं और पीसने के बाद कुकर में उबालते हैं, और कुकर में उबालने के बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मतलब पन्नी उसके सहने योग्य रह जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या उस पर कुकर से उस पर
क्या बोलते हैं, कलछी से पन्नी पे डालते जाते हैं, तो वही सेम चीज़, सेम उसी तरह की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, स्पिनेटर में भरते हैं। उसके जो इंस्पिनेटर का जो वो होता है, कैप होता है, कुप्पी जिसको बोलते हैं, उसे भरते हैं और नीचे छेद होते हैं, उससे निकालते हैं, खींचे जाते हैं। प्लास्टिक के रेसे होते हैं, चाहे इतना लंबे खींच दिए जाए तो वो तरल होता है। गीली कताई यानी कि आपकी गीली कताई जो होती है वो नम कताई होती है, जो सूत वगैरह पे की जाती है, क्योंकि वो सूखने पे सूत टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा गीली कताई उसकी लंबी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको मैंने टिक मार्क किया या नहीं किया? नहीं किया, टिक कर दूं मैं? चले। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? पिगमेंट प्रिंटिंग, प्रतिरोध प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रोलर प्रिंटिंग। बाटिक किस पर आधारित है? ठीक है, तो बाटिक प्रिंटिंग किस पर आधारित है, आइए जानते हैं। तो आप सबको पता है कि बाटिक छपाई पिगमेंट प्रिंटिंग नहीं होती है। पिगमेंट प्रिंटिंग आपकी हो जाती है जो पिगमेंटेड होता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं कलर्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी क्या करते हैं, जो है कलर पहले ढेर सारा कलर एक जगह रंगते हैं, डालते हैं, और डालने के बाद में तो उस पर कलर को खींच लिया जाता है। प्रतिरोध मतलब कि अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई क्या है, अवरोधक छपाई है, मोम लगा कर किया जाता है। ठीक, और रोलर छपाई, रोलर प्रिंटिंग तो वो अलग सी चीज़ हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, लेई, मोम, गोंद। तो या तो रेजिन प्रयोग किया जाता है या तो मोम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो रेजिन या तो मोम। तो कहीं कहीं गोंद भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं मोम। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों है तो आप मोम को टिक मारेंगे। ठीक है, मोम को टिक मारेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वॉट डाई जिसको बोलते हैं, उदाहरण है इंडिगो, हल्दी, काला नमक, नमक। वॉट रंजक किसका उदाहरण है? तो वॉट रंजक आप सबको पता है, कल मैंने बताया था वॉट रंजक के कितने प्रकार थे, उसमें एक आपका क्या था, इंडिगो भी था। ठीक है, वॉट रंजक में आपका क्या था, इंडिगो भी था, जिसको हम लोग वॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैट भी बोलते हैं। ठीक है, वॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैट भी बोलते हैं। और वैट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसमें इंडिगो सबसे पहला प्रसिद्ध वैट रंग था, सबसे ज़्यादा टिकाऊ और पक्का रंग है, जो बार बार धुलाई एवं धूप पर पूर्णतः अप्रभावित होता है। वैट 3 प्रकार के होते हैं, इंडिगो होता है और एंथ्राक्विनाइड होता है और सल्फर होता है। 3 प्रकार होता है। आज मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको इंडिगो करिए। हल्दी प्राकृतिक रंग आ जाएगा, काला नमक और नमक ये जो है आपके कलर नहीं देते हैं, नमक आपके कलर्स को रोकने के लिए, उतरे ना इसके लिए काम करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिगो किस प्रकार का रंजक है? एक चिर परिस्थित उदाहरण दीजिए। चिर परिस्थित मतलब वैसे की वैसे ही रह जाए, जैसा उसका परिस्थित है वैसा ही रह जाए, उसका परिस्थिति। चिर मतलब अस्थाई होता है। ठीक है, तो चिर परिस्थित मतलब अस्थाई परिस्थिति में ही रह जाए। अम्लीय रंजक है, गंधक रंजक है, वैट रंजक है और प्रतिष्ठित। मैंने अभी को क्या बोला, सल्फर बोला ना भी, कि वैट रंजक में क्या मिलता है, लास्ट में 3 बोला था मैंने, कौन कौन सा, इंडिगो, एंथ्राक्विनाइड और सल्फर। तो सल्फर बोला था, तो सल्फर मतलब क्या हो जाएगा आपका, गंधक। लेकिन इंडिगो किस प्रकार के रंजक का चिर परिस्थित उदाहरण, तो चिर परिस्थित वैट का, ये वैट का प्रकार है इंडिगो। ठीक है, तो इसलिए किस कभी भी जो है कन्फ्यूज़ा मत जाइएगा कि जो है वैट भी दिया है तो गंधक भी। तो वैट तो मुख्य है ना, पहले मुख्य। मान लीजिए आपके फैमिली में जो है 4 लोग हैं, आपके पापा, मम्मी, बहन, भाई। तो जो है अगर आपसे कोई आता है और बोलता है चलो उनके परिवार से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, किसी से बोलता है कि चलो, मान लीजिए आपके कोई नए नए रिश्तेदार हों, नए नए जो है जानकारी ना हो आपको, आपके यहाँ घर वालों को देख के ना हो, तो कोई उनसे कह देता है चलिए हम आपके रिश्तेदार से आपको मिलवा देते हैं। तो जब आपसे कोई मिलने आएगा तो सबसे पहले किससे मिलेगा? क्या सबसे पहले आपसे मिलेगा या आपकी मम्मी से मिलेगा? नहीं, सबसे पहले आपके पापा को खोजेगा। आपके पापा खोजेगा कि भैया ये फला हैं और ये इनकी फैमिली है, तो ये वैट रंजक है और ये गंधक रंजक उसकी फैमिली है। अगर ये ना होता तब ये आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी छपाई की तकनीकी नहीं है?
तो ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, डुप्लेक्स छपाई, स्टेंसिल छपाई। मैंने अभी स्टेंसिल छपाई कौन सी, हाथ छपाई तकनीक मैंने अभी बताया था। ब्लॉक छपाई हाथ से हो सकती है, स्क्रीन छपाई हाथ से हो सकती है, स्टेंसिल छपाई हाथ से हो सकती है, लेकिन डुप्लेक्स छपाई हाथ से नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट मेहंदी लगाना हो और आपने आगे के हाथ में लगा लिया और बोल दिया जाए तुरंत पीछे के हाथ में लगाओ। अब पीछे के हाथ में अगर आपको नीचे ना रखना हो और बोल दिया जाए नीचे रख के हाथ पे, अब कपड़ा तो आपका हाथ तो आपने स्टेबल कर रखा है, आप लगा दिए, लेकिन आपका कपड़ा तो ऐसे हवा में नहीं तैरेगा ना कि हाँ हवा में तैरेगा और आप कर देंगे। कपड़े को तो पलट के दोबारा टेबल पे या तख्ते पे रखना पड़ेगा तभी करेंगे, और जब एक बार प्रिंट हो चुका है और दोबारा आप तख्ते पे रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, एक बार कपड़े को आपने प्रिंट किया हुआ तो पीछे उसी कुछ छाप छूटी हुई है, तो आप दोबारा जब प्रिंट करेंगे तो वो दोबारा छाप छोड़ देगा, तो कपड़ा बेकार हो जाएगा। डुप्लेक्स छपाई दोनों तरफ एक साथ छपाई करती है, एक दूसरे के जो है उस पर छपाई करती है, जो है इधर जो फूल बना है उधर जो फूल बना, दोनों एक साथ रहेंगे तो उसको डुप्लेक्स छपाई बोलते हैं, और वो हाथ से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताना और बाना, ताना और बाना धागे रंगे जाते हैं बाधरी में, पटोला में, और ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। और ताना बाना किस में रंगे जाते हैं बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो ताने और बाने का धागा किस में रंगा जाता है बताइए। तो क्या होता है कि ताने और बाने धागे रंगे जाते हैं, बांधनी में तो आपका जो है कपड़ा रंगा जाता है, ठीक है, और पटोला में आपको क्या रंगा जाता है, धागे रंगे जाते हैं। पटोला में क्या रंगा जाता है, धागे रंगे जाते हैं। जो आपके धागे होते हैं पटोला के रेशम के धागे होते हैं, और ये ताने बाने इसके रंगे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही कीजिएगा, इसमें आंसर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन पटोला जो साड़ियाँ होती हैं और सूट होते हैं वो सिल्क के रेशों से बने होते हैं। इसके लिए पहले ताने और बाने के धागों को हल्के रंग से रंगा जाता है, इसके बाद इन धागों को ज़मीन पर फैलाकर जो है इस पर नमूने बनाए जाते हैं और नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती हैं। उसके पश्चात नमूने के अनुसार धागे जगह जगह से बांधे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, धागों के बांधने की प्रक्रिया, रंगने की प्रक्रिया एकदम बांधने की तरह ही रहती, इसीलिए दूसरों को एक दूसरे से अटैच मत कीजिएगा। और आपका पटोला जो होता है इसमें ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आप इस पे मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। गंधक रंजक उपयुक्त होता है रेशम के लिए, सूती के लिए, नायलॉन के लिए, ऊनी के लिए। गंधक रंजक की बात की जा रही है, और गंधक रंजक आपका उपयोग किसके लिए होता है, तो गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर वाला रंग आपका उपयोग होता है सूती के लिए। अगर सल्फर कलर आप रेशम पे या ऊनी पे कर देंगे तो क्या आप रेशम पे कर दिए या ऊनी पे कर दिए तो ये गल जाएगा, तो इसलिए इस पर नहीं कर सकते। और नायलॉन पर आपके नहीं, सल्फर कलर नहीं, मतलब नायलॉन पर आपके जो है, आप नायलॉन पर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नायलॉन है और आपका सूती है तो सूती रहेगा, नायलॉन नहीं, क्योंकि सूती कलर, सूती पर, लिनन पर, रेयान पर, जूट पर क्या बोलते हैं आपका, जिसमें सेलोजिक रेशा है उसको कर सकते हैं, किससे, सल्फर रंग से, जो है आपके गंधक डाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, अम्लीय रंजक, अजोइक रंजक, सल्फर रंजक, वैट रंजक। तो आपका सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए आपको सल्फर रंजक करना पड़ता है, सल्फर कलर, क्योंकि सल्फर कलर डार्क होता है और ये उतरता नहीं है। तो काला हो गया, हरा हो गया, ग्रे कलर को डार्क वाला हो गया, काही कलर हो गया, तो यहाँ पर सल्फर कलर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 21 का जो परिसज्जा थी वो आ गया। अब हम लोग चैप्टर 22 शुरू करेंगे, और वो आपका क्या है, वो आपकी है भारत की परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई। मैंने बोला था कि थोड़ा सा इसको तैयार करके आइएगा, पता नहीं कितने लोगों ने तैयार किया है या नहीं किया है, चलो देखते हैं। पटोला यहाँ से संबंधित है, गुजरात, बंगाल, दक्षिण भारत, बनारस।
तो पटोला कहाँ से जो है जुड़ी हुई है, ज़रा बताएं। तो पटोला गुजरात काठियावाड़ पट्टन स्थान, कहाँ, काठियावाड़ गुजरात में है, और पट्टन नामक स्थान है जहाँ पर पटोला शुरू हुआ बनना, उसी को जन्म स्थान बोला जाता है। पटोला सिल्क के धागों से बना होता है, ताना बाना रंगा जाता है, फिर उसी से जो है बनता है, फिर आगे उस पर कढ़ाइयाँ की जाती हैं, ठीक है। फुलकारी बनाई जाती है, बाग बगीचे बनाए जाते हैं, परंपरागत नमूने, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, फूल पत्ती, टोकरी, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका दक्षिण भारत में पीताम्बर हो गया, दक्षिणी भारत में ही आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, और से कढ़ाई हो गई, फिर बंगाल में आपके कांथा हो गई, बनारस में आपके ब्रोकेड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पटोला वस्त्र संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो अभी मैंने बताया कि गुजरात से पटोला पट्टन शहर से, जो पट्टन स्थान है वहाँ से है। बंगाल की कांथा कढ़ाई मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है रनिंग, हैरिंगबोन, सैडो, फ्रेंच नॉट। जो कांथा कढ़ाई है, कांथा बंगाल की है, और इसमें होने वाली कौन सी कढ़ाई होती है? तो आप सबको पता है कि कांथा किस पर किया जाता है। तो कांथा जो है वो आपका जो है, जो पहले बच्चे जब पैदा होते थे, तो बच्चे जब पैदा होते थे तो उनके लिए बनता था जो है लोई बनता था, जिसको कथरी भी बोलते हैं, वो लोई भी बोलते हैं बच्चे के लिए। और उस पे वो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, चटोला भी बोलते हैं। तो ये सब बनता था, तो इस पर ऐसे ही जो है आपकी रनिंग स्टिच चलती थी, क्योंकि ये कच्चे टाके सिंपल रनिंग स्टिच इस पे उपयोग होता था। क्विल्टेड वस्त्र होते थे, आपको मैंने पढ़ाया था सुजनी कढ़ाई और कांथा कढ़ाई में अंतर। कांथा कढ़ाई था कि कहीं से भी आपका पूरा कपड़ा, मान लीजिए ये पूरा आपका चटोला है, इस चटोले पर आप यहाँ से कहीं से भी कढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो सुजनी कढ़ाई थी वो अगर ऐसा है तो आप पहले किनारे किनारे उसके आप वो सिलाई करेंगी, फिर बीच में कढ़ाई करेंगी, यही अंतर था। सुजनी बिहार की थी और कांथा कहाँ की थी? कांथा जो है आपके बंगाल की है। तो बंगाल की कांथा कढ़ाई में जो है आपकी सिंपल रनिंग स्टिच बनाई जाती है, ठीक है, सिंपल रनिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? तो बालूचर आपके मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश कहाँ की है? तो बालूचर साड़ी आपकी मुर्शिदाबाद की प्रसिद्ध है। बालूचर साड़ी मुर्शिदाबाद की प्रसिद्ध है। बालूचर बूटीदार साड़ियाँ होती हैं। इन साड़ियों के बीच के भाग में छोटे छोटे बूटे या फूल बनाए जाते हैं, छोटे छोटे नमूने होते हैं, जैसे फूल है, पत्ती है, कोई चिड़िया है, कोई जानवर है, ऐसे उसको बनाया जाता है। ये हाथ के करघे से बनी हुई साड़ी होती हैं, इन पर हाथ से बनाया जाता है। साड़ियाँ अच्छी होती, बहुत सुंदर होती हैं, और ये महंगी भी होती हैं बालूचरी साड़ियाँ, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धागों को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को कौन सा कढ़ाई कहा जाता है? कांथा, मणिपुरी, काश्मीरी का और कसूती। तो आपकी जो कसूती कढ़ाई है, उसमें धागों को क्या किया जाता है? गिन कर कढ़ाई की जाती है। कसूती कढ़ाई में क्या करते हैं? ये शादी विवाह में आती है, ये सुहाग का प्रतीक मानी जाती है कसूती कढ़ाई। और ये जो है आपकी कर्नाटक की प्राचीन, मतलब बहुत लोकप्रिय साड़ी मानी जाती है कसूती, कर्नाटक की कसूती। और इसमें क्या होता है? बॉर्डर टॉप टैनी कहा जाता है बॉर्डर को। नेगी और मुर्गी टाकों से साड़ी के बॉर्डर बुने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो धागे हैं, इनको गिन के किया जाता है। जैसे सामान्यतः 2 से 6 धागे लिए जाते हैं और इन्हें इकाई मानते हुए धागों की कढ़ाई होती है। तो जो आपकी कसूती कढ़ाई होती है, कसूती कढ़ाई में धागों को गिन कर कढ़ाई की जाती है। ये क्या हो जाता है? ये अपनी जो है
इस कला को अपनी माँ, चाची, दादी, नानी, पड़ोसन आदि से सीखी जाती है ताकि ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी हाथों में चलती रहे। सुहाग का प्रतीक माना जाता है। रेशमी साड़ी होती है। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई की जाती है। ठीक है, और जो है ये बहुत सुंदर होती है। कसूती तो फेमस भी है, कसूती कढ़ाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। कश्मीरी कढ़ाई किस नाम से जानी जाती है? फुलकारी, चिकनकारी, कसीदाकारी, कसूती। तो फुलकारी, गुलकारी पंजाब की है, चिकनकारी लखनऊ की है, कसीदाकारी और कसूती अभी हम लोगों ने देखा कर्नाटक की है। कसीदाकारी जो है ये हम लोग की कहाँ की है? कश्मीर की है। कसीदाकारी कहाँ की है? कश्मीर की कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है? कसीदा कढ़ाई, कांथा कढ़ाई, चंबा कढ़ाई और फुलकारी। तो कसीदा आपकी कहाँ की हो गई? कश्मीर की। कांथा कहाँ की हो गई? बंगाल की। फुलकारी कहाँ की हो गई या गुलकारी कहाँ की हो गई? पंजाब की। बची कौन सी? चंबा कढ़ाई। और चंबा कढ़ाई ही कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। शबनम किसका नाम है? चलो ठीक है, चंबा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। चंबा कढ़ाई जो होती है, एक मिनट, चंबा कढ़ाई हिमाचल प्रदेश में होती है। रेशमी धागे से की जाती है। किससे की जाती है? रेशमी धागे से की जाती है। और जो धागे का रंग वो चटक रंग लिया जाता है, लाल, पीला, नीला ऐसा। और टसर, सिल्क, सूती वस्त्र और आजकल तो अनेकों वस्त्र पर होने लगी है। प्राकृतिक नमूने, पारंपरिक रीति रिवाज नमूने इस पर जो है क्या किए जाते हैं? ढाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, कढ़ाई किए जाते हैं और दोहरी साटिन बुनाई होती है इसकी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? चंबा कढ़ाई है। जब ध्यान से सुनेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कितनी भी कहाँ से भी ले आ जाए। शबनम किसका नाम है? मलमल कपड़े का, बंधेज वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का एक प्रकार की कढ़ाई है। शबनम किसका नाम है? शबनम कौन सी कढ़ाई है पूछी जा रही है। शबनम किसका नाम है? किस कपड़े का नाम है? किस कढ़ाई का नाम है शबनम? तो शबनम जो है ये आपके मलमल के कपड़ा है, मलमल का, जिसको हम लोग बहुत ही जो है मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, इसको लिए इसको शबनम, चमक, मतलब बहुत कुछ की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मलमल के कपड़े का जो ढाका का मलमल है इसको क्या है? शबनम, आबे रमा, बफ्ते हवा, मलमल खास, ये सारे कपड़े इसके होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो क्या शबनम किसका नाम है? जो है मलमल के कपड़े का, इसको आबे रमा भी बोलते हैं, इसको शबनम, बफ्ते हवा, मलमल खास, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, ये ढाका का मलमल है और ये एक मलमल के ही सारे प्रकार हैं। क्या है? ये मलमल के ही सारे प्रकार है। कम ख्वाब, आबे रमा, हिमरस, आमरस, ये सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा कौन सा है? चिकनकारी, फुलकारी, कांथा, कसूती। तो सबको पता है चिकनकारी लखनऊ की है, कांथा बंगाल की है, कसूती कर्नाटक की है। फुलकारी जो शुरू में इसका नाम गुलकारी था, गुलों का जो है बगीचा इस पर छाप दिया जाता था, तो पहले गुलकारी था, फिर बाद में इसको फुलकारी नाम दे दिया गया। ये पंजाब का कढ़ा हुआ कपड़ा है, कढ़ा नहीं कढ़ा हुआ कपड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि आपको सूची मिलानी है। बालूचरी, पैठनी, मसूर, जामदानी, पाटन, मुर्शिदाबाद, ढाका और वियोला कहाँ की है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए मुर्शिदाबाद, अभी बालूचरी कहाँ की है? अभी हम लोगों ने देखा, अभी क्वेश्चन किया था ना, बालूचरी कहाँ की है आपकी? बालूचरी आपकी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की। बालूचरी मुर्शिदाबाद की। उसके बाद पैठड़ी, जिसको पैठनी भी बोला जाता है और पैठड़ी भी बोला जाता है, ये कहाँ की है? तो ये आपका योला हो जाएगा, सियोला या योला। ठीक है, उसके बाद में मैसूर पाटन, जामधानी, ढाका। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, सी आपका ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सूची एक को सूची दो में मिलाना है। छोबे, थिरमा, रतन चौक, छाबरी भात। ठीक है। क्रॉस अथवा तिकोन डिजाइन का पटोला, सफ़ेद खद्दर पर की गई फुलकारी, ये सारे टाके हैं और डिज़ाइंस हैं। पीले पट में तिकोनीय डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी, टोकरी के डिजाइन के साथ पटोला, मानव आकृतियों के साथ पटोला। ठीक है, चलिए बताइए क्या है। तो छोबे कहाँ पर जाता है? छोबे पीले पट में तिकोनीय डिजाइन के साथ लाल फुलकारी होती है। उसके बाद में थिरमा क्या होता है? थिरमा सफ़ेद खद्दर पर की गई फुलकारी होती है। रतन चौक भात क्या होता है? क्रॉस अथवा तिकोण डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी। तो इसको सही कीजिएगा। जो है रतन चौक भात में क्रॉस अथवा तिकोण डिजाइन के साथ पटोला या लाल फुलकारी। ठीक है, आपके उसमें दिया हुआ है आंसर में और वो सही है, लाल फुलकारी। ठीक है, चले। नहीं, एक मिनट, लाल फुलकारी नहीं होगा, सिर्फ आपका पटोला होगा। वो आप ऑप्शन वो मत देखिएगा, यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और छाबरी भात। छाबरी भारत होगा भाई, भारत नहीं। छाबरी भारत टोकरी के डिजाइन के साथ पटोला, ये आपका ऑप्शन है। ये आपका जो है वो है क्या है? तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। सूची एक में दिए गए लोक नृत्य को सूची दो में मिलाना है। गिद्धा कहाँ का है? लावणी कहाँ का है? डांडिया कहाँ का है? रासलीला कहाँ का है? तो ये तो सबको पता ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो गिद्धा कहाँ का है आपका बताइए। तो गिद्धा हम लोग के यहाँ पंजाब पे होता है। गिद्धा कहाँ होता है? पंजाब में होता है गिद्धा। लावणी कहाँ होता है? तो लावणी आपका महाराष्ट्र में होता है। डांडिया आपका गुजरात में होता है। रासलीला कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ? मथुरा और बरसाने साइड में। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक को दिया गया है, दो को मिलान करना है। इकत है, सिबोरी है, पोचमपल्ली है, बाधनी है। हिमाचल, उड़ीसा, जापान, आंध्र, राजस्थान। तो इकत कहाँ का है आपको बताना है। तो इकत जो आपका है वो बनता है कहाँ पर? उड़ीसा में। इकत कहाँ बनता है? उड़ीसा में। सिबोरी कहाँ बनता है आपका? जापान। पोचमपल्ली आपका जो है कहाँ का है? ये आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का। बांधनी कहाँ का है आपका? बांधनी राजस्थान। ठीक है, और हिमाचल का है चंबा। तो इसको एक मिनट थोड़ा समझिएगा। चलें, इसका तो आप जो है आंसर क्या जाएगा? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कच्छ की खारे कढ़ाई, कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात, कच्छ की खारे कढ़ाई करने का क्रम बताइए। सामने की तरफ से जगहों को साटिन टाकों से पट्टे से भरना, काले वर्गाकार रूपरेखा बनाना, संपूर्ण कपड़े को भरना, कपड़े को ताने और बाने को गिनना और डिजाइन की कल्पना करना। ठीक है, तो ये आपका कि कपड़े के ताने बाने को गिनना, ये किस में ताना बाना किस में गिना जाता है अभी हम लोगों ने देखा था। तो जो है सबसे पहले इसका क्या ऑप्शन आएगा, चलिए देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कच्छ की जो खारे वैसे पहले बात तो कच्छ की खारे कढ़ाई में आपका ताने बाने गिनने वाला स्वरूप नहीं आएगा। कहाँ पर गया ये ताने बाने गिनना? आपका आएगा कहाँ पर? आपकी जो वो कढ़ाई थी, क्या नाम है उसको, अभी को मैंने बताया था ना,
कर्नाटक की कसूती, कसूती में ताने बाने गिने जाते, किसमें? कसूती में। कच्छ की कढ़ाई में ताने बाने नहीं, कसूती में ताने बाने गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिजाइन की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, मतलब कि सोचेंगे कैसी डिजाइन बनानी है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि कपड़े के ताने और बाने को पानी में भिगोएंगे या कलर करेंगे। ठीक है, ताने बाने को क्या करेंगे, जो है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग है, ये आंसर इसका उटपटांग है, क्वेश्चन भी ऐसे ही है। चलो मैं इसको जो है करवा देती हूँ, उसको सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कढ़ाई है आपका कच्छ की यानी कि गुजरात की कढ़ाई में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है आप कलर वो सोचेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, सोचेंगे कि कौन सा हमको डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले सोचेंगे कौन सी डिज़ाइन बनानी है। कौन सी डिज़ाइन बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, जो आपके ताने बाने रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, एक बाल्टी में लेंगे और उसमें रंग में आपको भिगोना है। रंग में आपने क्या करना है, उसको भिगा देना है ताने बानों को। और भिगाने के बाद जो आपके जो है कलर किए जाते हैं, पटोले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो अगर इसको डार्क कलर बनाना है तो सबसे पहले इसका जो पृष्ठभूमि उसको ब्लैक कलर में रंग देंगे या आपके डार्क कलर में रंग देंगे। ठीक है, और डार्क कलर से रंगने के बाद में क्या किया जाता है, काले जो रूपरेखा तय की थी अब उसको जो है टाँके और पट्टी बनाएंगे कढ़ाई करके और उसको भरेंगे। ठीक है, क्या है पूरा कि जो है ये कच्छ की जो कढ़ाई मुस्लिम फ़कीर ने सबसे पहले मोची को सिखाई थी। बाद में कढ़ाई, अहीर, चरवाहे, कांसवी ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो जो है इसको चैन टाका, खुली चैन टाके से इन सबसे चीज़ें से की जाती हैं। कांच वर्क है, नन्हे नन्हे कांच वर्क इसमें लगाए जाते हैं। ये चटकीले धागे से बनती है। गहरे रंग का इसका पृष्ठभूमि होता है, काला हो गया, नीला हो गया, डार्क हरा हो गया, ऐसा। ये पूरा ऑप्शन उटपटांग है, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ऑप्शन आपका जो है वो यही है कि सबसे पहले कलर सोचेंगे कि डिज़ाइन क्या बनानी है। डिज़ाइन बनाने के बाद में कपड़े को, रेसे को कलर करेंगे। रेसे को कलर करने के बाद में फिर जो है बॉर्डर कलर, पृष्ठभूमि कलर करेंगे। पृष्ठभूमि कलर करने के बाद में बॉर्डर को कढ़ाई करेंगे। बॉर्डर कढ़ाई करने के बाद बीच में अगर कुछ कढ़ाई करना है तो करेंगे। इसके बाद में उसको रख देंगे, सूखेगा। सूखने के बाद में उसको अच्छे से धुलाई की जाएगी। धुलाई करने के बाद में प्रेस किया जाएगा। प्रेस करने के बाद में उसको पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाएगा। यही इसका सारा नियम है। ठीक है, तो जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं कल। आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, ओके, बाय।